सामंत की हिम्मत नहीं होती कि वो इंद्र मेघवाल को पीट पीट के मार देता, मटकी छूने पर उसके खिलाफ पंचायत होती है। ये हमें मारते भी है और उनके खिलाफ हमारे जो अन्याय की लड़ाई है उसके खिलाफ पंचायत भी करवाते हैं। आप ये बताओ कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी के लिए दिया। बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए दिया, और आपने अपनी वोट का प्रयोग किस लिए किया मेरे साथियों? ऐसे लोगों पे भरोसा करने के लिए जिनका बस चले तो वो आपसे सांस लेने का अधिकार छीन ले, जिनका बस चले वो आपसे पानी पीने का अधिकार छीन ले, जिनका बस चले वो आपसे अच्छे कपड़े पहनने और आजादी से जीने का अधिकार छीन ले। ऐसे लोगों का इसलिए क्योंकि हमने गलती की तो सजा भी हमें मिल रही है। वोट दो धारी तलवार है। अगर आप दुश्मन को दोगे तो आपका इलाज होगा, और अगर आप अपनों को दोगे तो आपकी परेशानियों का इलाज होगा। आपको ये तय करना है कि आपको किसका इलाज करवाना है, अपना या उनका, या अपनी परेशानियों का। मेरे प्यारे भाइयों, सरकार ने बहुत सारी नई नई योजनाएं कुछ दिन पहले लागू की। क्यों 4.5 साल से पहले लोग नहीं रहते थे क्या यहाँ? साढ़े 4 साल से पहले यहाँ के लोग किसी दूसरे प्रदेश में रहते थे क्या? 4.5 साल बाद आपको क्यों दिखाई दिया कि यहाँ के लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलानी है? क्यों 4.5 साल आप सो रहे थे क्या मुख्यमंत्री जी? मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या आप मेरा दर्द जानना चाहते हो? मैं उदयपुर आया जितेंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने के लिए। इन्होंने मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। मैं उसके बाद 3 बार आया। मैं आके प्लेन से उतरता नहीं, ये मुझे एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लेते और फिर गाड़ी में बिठा के दिल्ली छोड़ के आते। एक बार ये मुझे दिल्ली छोड़ के आए, मैंने इन पे फिर भरोसा किया। मैंने इनसे हाथ जोड़ कहा कि अकेला आदमी जाना चाहता हूं इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने के लिए। उस परिवार को मेरी जरूरत है। एक अकेले को नहीं जाने दिया। इन्होंने मुझे फिर अरेस्ट किया, ये मुझे फिर दिल्ली छोड़ के आए। ये मुझे दिल्ली छोड़ के आए, मैंने तत्काल फ्लाइट कराई। इनके आने से पहले मैं फिर आ गया। जब मैं आ गया तो अधिकारियों ने माथा पीट लिया, कह रहा तू आदमी है क्या है भाई? इतनी चिंता तो यहाँ के उन नेताओं को भी नहीं है, यहाँ के लोगों की जिनको वोट देकर एमपी एमएलए बना के यहाँ के लोगों ने बिठाया, जितनी चिंता तुझे है। मैंने कहा कि उनका राजनीतिक रिश्ता है और मेरा खून का रिश्ता है। फिर मैं वापस आया और मेरे साथी हमने प्लान बनाया कि इस बार हम यहाँ की सरकार और पुलिस को बताएंगे कि बाबा साहब के बच्चे कितने दिमागदार हैं। और पूरी सरकार और पुलिस की नाक के नीचे से हम लोग जालौर चले गए। जब मैं उनके घर पहुंच गया तब पुलिस को पता लगा। फिर इन्होंने क्या किया, मुझसे झूठ बोल के लेके आया। अगले दिन हमें पीसी करनी थी कि जयपुर तक सुरक्षा दे रहे, और जयपुर लाके फिर 50 गाड़ी लगा के पूरा जयपुर बंद करके फिर मुझे दिल्ली छोड़ के आए। मैंने इनसे कहा कि जितना फोर्स मुझे रोकने के लिए लगाते हो श्रीमान जी, इतना फोर्स इन वर्गों की सुरक्षा के लिए लगा दो तो आपके प्रदेश में अन्याय अत्याचार नहीं होगा। मैं आता भी तो करता क्या, आपसे तो अपील करता कि आओ लड़ो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ओम प्रकाश रेगर का परिवार इस मंच पे है। उसकी छोटी बहन, जो मेरी भी छोटी बहन है, उस माँ से, उस पिता से मैंने वादा किया था कि आपके बच्चे को न्याय दिलाऊंगा, अपने छोटे भाई ओम प्रकाश रेगर को न्याय दिलाऊंगा। मैं क्यों आता हूं उसका सच ये है कि ओम प्रकाश रेगर मरने से पहले सुसाइड नोट में यहाँ के किसी नेता का नाम नहीं लिखता। वो एक बात लिखता
लगता है कि मेरा भाई आएगा चंद्रशेखर आजाद मुझे न्याय दिलाने के लिए। कार्तिक भील मेरे एक नौजवान भाई की हत्या कर दी जाती है। आप ये देखो 8 महीने से कार्तिक भील का परिवार न्याय के लिए लड़ रहा है। क्या जवाब दूं मैं इनको? पानी देना यार। आप बताओ, क्या मैं जुल्म जात के आगे आंखें बंद कर लूं या घुटने टेक दूं? आप बताओ मेरे लोगों, आप बताओ, आपको तय करना है। क्या मैं औरों की तरह इनके आगे हार मान लूं? क्या मैं औरों की तरह अपने परिवार को मरने के लिए छोड़ दूं? क्या मैं औरों की तरह घर में बैठ के इस अन्याय अत्याचार का तमाशा देखूं या लड़ूं? आप बताओ मेरे लोगों। ये सब लोग ये सोचते होंगे कि हमें आजाद हुए 75 साल हो गए, मगर ऐसा क्या है कि आज भी हम भारत में रोटी, कपड़ा, मकान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हिस्सेदारी, हकदारी की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे? आप बताओ मेरे लोगों। तोला गुजर बहन के परिवार को क्या जवाब दूं? आप बताओ इंद्र मेघवाल और जितेंद्र मेघवाल के परिवार को क्या जवाब दूं? और आप बताओ लाखों लाखों नौजवानों को क्या जवाब दूं? मैं एक चीज जानता कि हर जुर्म जाति की एक उम्र होती है, हर अन्याय की एक सीमा होती है और हर दमन का बंदोबस्त होता है। ये कैसे? आपके टिकटों को बेच के पैसे कैसे कमाएंगे भाई? उनको घूमना चाहिए भाई, उनको जरूरी है घूमना, मगर उनसे ये भी पूछना कि भाई आप 4.5 साल कहां थे? 4.5 साल आप भी मुख्यमंत्री जी की तरह सो रहे थे क्या? 4.5 साल में आपको इन कमजोरों का दर्द नहीं लगा? आज जब इनकी आवाज उठाने के लिए सैकड़ों नेता नौजवान राजस्थान में तैयार हो गए हैं, उन नेताओं के सपनों को कुचलने के लिए आज पैसे वाले लोग पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं राजस्थान में। ऐसे टूरिज्म करने वालों को, घूमने वालों को भी आप लोगों को जवाब देना है। मेरा तो एक ही बात को कहना है, एक चीज बहुत जरूरी जिससे आपको सावधान रहना है। जो भी नूह में हुआ, जो करने का प्रयास बरेली में किया गया, यहां जिनकी सरकार है उनसे हमें सत्ता छीननी है, लेकिन इसके बाद 2024 में सेंटर में भी जो भाजपा की सरकार है उनसे भी हमें सत्ता छीननी। इस बात की भी तैयारी हम लोगों को करनी। इस बात से भी सावधान रहना है कि नूह में जिस तरह से प्रायोजित हिंसा कराई गई, मैं धन्यवाद देता हूं प्रभाकर चौधरी जी को, एक ऐसा आईपीएस जिसने सरकार के आगे घुटने नहीं टिके और जो लोग दंगा कराना चाहते थे बरेली में उनको जवाब देने का काम किया, उनको भगाने का काम किया, और एक ईमानदार अधिकारी को खामियाजा ये चुकाना पड़ा कि उनको हटा के वहां से उनका डिमोशन करके पीएससी में लगा दिया गया। सरकारें बदलेंगी। नूह की जो हिंसा हुई वो हिंसा प्रायोजित है, और इसलिए प्रायोजित है कि किसी तरह से वोटों का डिवीजन हो जाए, बंटवारा हो जाए। नूह की जो हिंसा है वो हिंसा इसलिए है क्योंकि कुछ पार्टियों की दुकानदारी है। इस सारे बंटवारे और हिंदू मुसलमान के दंगे के चक्कर में हमारे अपने मुद्दे दब जाते हैं। मैं गुर्जर समाज के हमारे नेता बैठे हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, क्या 72-74 गुर्जर समाज के वीरों का बलिदान भूल गए हो क्या? जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गोलियों से उड़ाया गया, आपके खून से होली खेले गई। क्या हरियाणा में जाट समाज के लोग आपके खून